फ्रॉम हियर हो गई नाउ। अब हमारे पास बेसिकली ये है कि हमने इस्लामाबाद में ना जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो तुम लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, करने के लिए। और अब मैं तुम लोगों को प्रोजेक्ट असाइन करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक। तैमूर को मैंने आज तकी से मिलवा दिया था। तकी का एक छोटा सा सेटअप है, वो एक जगह काम भी कर रहा है, तो उसको हम प्रोबेबली फंडिंग करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफ़र भी आई हुई है इस वक्त। मैं एक सेकेंड, 1 मिनट रुको। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र आई है इस्लामाबाद में एक सेटअप के लिए ना, तो वो जो है कह रहे हैं कि आप उसके अंदर हमारे साथ आ जाएँ, वो एक्सपोर्ट सर्विसेज के अंदर। तो मैंने उनको ऑफ़र दे दी अभी कि आप लोग वो कर लें, कि आप, हमने उनको ऑफ़र दे दिया कि भाई ठीक है, हम $100 मिलियन की एक्सपोर्ट पे ले जाएंगे, लेकिन हमारे अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिन लोगों को हम आपको रेफ़र करेंगे उनको आपने सेटअप लगा के देंगे हमारी तरफ से। सेटअप हम लगा के देंगे, काम हम उनको देंगे, और जो उसकी रिक्वायर्ड वो होगी, क्या नाम है अपना, मशीनरी वगैरह, उसके लिए जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट करेगी। तो प्रोबेबली हो जाएगा अभी। तो मैं तुमको थोड़ा सा भी दिखाता हूँ। फैजुल हसनैन किधर गए? फैजुल मोबाइल से एक सेकेंड, चार्जर लेकर जाने तो ले जा, अगर उधर बैठने तो उधर बैठ जा चार्जर लगा के। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो चीज़ है ना आपके पास, ये आ गई है आपके पास इस तरह से कि ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश अथॉरिटी। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश बाय अथॉरिटी है इस्लामाबाद में। ये 3 दिसंबर 2020 को उन्होंने शुरू किया था। तो नाउ वी आर कमिंग अप एज अ पार्ट विद देम। ये इन्होंने हमें कांटेक्ट किया थ्रू दियर चेयरमैन, और स्पेशल जोन बनाने जा रहे हैं। तो हमने उनमें ये कहा है कि हम लगाते हैं इस्लामाबाद में फैक्ट्री वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर हम जिन लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको ट्रेन कर रहे हैं बाकायदा, तो आप उनको साथ लेकर के आएँ तो फिर वो चीज़ें आगे चलेंगी। तो थिंग्स आर गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक कि थोड़ा सा गवर्नमेंट इसको सीरियस ले रही है इस चीज़ को, कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। मैंने उनको जो अभी वो दिया हुआ है, तो दिया कि हमारे पास 1000 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो एक्सपोर्ट होंगी पाकिस्तान से। हम उनको पाकिस्तान में प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे विनबे के थ्रू। उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलग हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छी सी तो न्यूज़ यही है कि आज ही मेरी दोबारा बात हुई है इनके चेयरमैन से, शाम में ही बात हुई है अभी। तो ये फिर एक पूरा प्रपोजल इनको जा रहा है अभी, और जो भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, वो सारे के सारे उनको हम डेवलप करने के बाद, यानी उनको हम प्रिपेयर करने के बाद कि वो चीज़ें सीख चुके होंगे, उस दौरान में सेटअप उनके साथ लगा दिया जाएगा और उनको अलग अलग प्रोडक्ट दे दी जाएंगी। तुम सब लोगों को बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट देने जा रहा हूँ, ठीक है। और अब तुम लोगों ने फिजिकली बहुत सारा काम करना है, ठीक है। तो ये इस वक्त जो है मेरे पास, मैंने उससे बनवाया था। तो एलटीएम जो है ना, वो हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमने काम तो करना है एलटीएम में। अच्छा, एलटीएम में क्यों काम करना है, उसकी वजह है। उसकी वजह ये है एलटीएम में काम करने की, कि जो इंटरनेशनल कंपनीज बहुत सारी काम कर रही है ना, खासकर इंटेल काम कर रही है, और इस तरह की जो डेल काम कर रही है, और इस तरह की जो कंपनीज है ना बड़ी बड़ी, उनकी शेयर्स हैं एलटीएम में। तो वो अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स वहाँ से डेवलप कराते हैं। फिर आरएस एक कंपनी है जो कि यूएस में भी काम करती है, यूके में काम करती है, पूरे यूरोप में काम करती है। वो कंपोनेंट्स की सबसे बड़ी एजेंसी है उनके पास पूरे यूरोप की। तो पूरे यूरोप में जो कंपोनेंट सप्लाई होते हैं प्रोडक्शन लाइन के लिए, वो सारे के सारे वहाँ से आ रहे हैं। तो अब तुम लोग इस चीज़ को इस तरह समझ लो कि आरएस और ये क्या नाम है इसका अपना, डेल, इंटेल, और ये ARM.com, ये सारे के सारे इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है अपना जो लेवल, वो लेवल ये सेलेक्ट किया हुआ है कि वो इसमें इस प्रोडक्ट की तरफ है सारे के सारे। तो उसकी वजह से
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग उसमें हैं, हम लोग ज़्यादातर ना अभी इस वक्त इस उसमें हैं कि हम लोग एलटीएम को जो लेके चल रहे हैं ना, तो एलटीएम को लेके चलने की वजह ये है कि इन सारी प्रोडक्ट्स को जब हम लॉन्च करते हैं ना, जब हम इन सारी प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, एक सेकंड यार, ये शायद मेरे इसमें अब आ गया, सही है। हाँ, जब हम इन सारी प्रोडक्ट्स पे जाते हैं ना, तो हमने जिन कंपनियों को सर्विसेज देनी है, द कंपनीज दैट वी वांट टू प्रोवाइड सर्विसेज, दे आर मोस्टली belongs to these companies, and whenever they are working, so the third parties are also looking forward to get job done through LTM, क्योंकि उनके पास LTM लगा होता है। अब जैसे इस वक्त अभी हमने वो डेवलप किया आर्डिनो बोर्ड पूरा, तो क्योंकि तकी उसमें काम कर रहा था, किसमें, प्रोड्यूस में, तो जिस कंपनी के लिए वो काम होता है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आप इसको एलटीएम में बना के दो। तकी के पास एलटीएम की कोई फैसिलिटी नहीं थी। अच्छा, दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतने कि एलटीएम पाकिस्तान के अंदर ईजीली अवेलेबल है, तो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, और सॉरी, प्रोटियस पाकिस्तान में ईजीली अवेलेबल है, लोग इसलिए उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमको दोनों चीज़ों को रखना पड़ेगा, ईजीली अवेलेबल और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आपके पास दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, यानी यू शुड बी एबल टू डिज़ाइन इन either Proteus or LTM. But LTM will get us business from abroad, from the companies who are basically into system designing. Those companies who are designing, they are offering us to do design for them, different products, different systems, and then deliver it to them. For example, I have got another offer 2 days back, which is basically designing a BMS system for lithium batteries, but the lithium batteries are different. अच्छा, अब यहाँ पर जो मुझे तुम लोगों को चीज़ समझाने की है, वो समझाने की है कि अब उनको चीज़ किस चीज़ में चाहिए, BMS सिस्टम उनको चाहिए LTM में, ठीक, और उनको सिर्फ PCB डिज़ाइन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वो उन्होंने अपनी स्पेसिफिकेशन दे दी सारी की सारी कि अब आप इसके बाद PCB डिज़ाइन करके दे दें। तो वो जो फाइल्स एक्सेप्ट करेंगे वो 2020 का जो वर्जन है LTM का, उसमें करेंगे, और LTM के बाद, लेकिन अगर हमें इन हाउस कोई काम करना है तो जो काम आता हो हम उसमें कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमें खुद करने हैं, तो वो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे लिए, ठीक है, हम उसमें कोई उसमें किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें हमारे लिए कि हम LTM में करें या उसमें करें, क्योंकि उसमें तो हमें जॉब, हमें काम करके देना है। अच्छा, हम कंफर्टेबल हैं प्रोटीज में भी, इसमें भी। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट लेवल हमारा क्या है, मैं तुमसे शेयर करने जा रहा हूँ। हमने LTM तो हम कर ही रहते, तो हम इसकी आगे फर्दर जो अपनी क्लास लेके ना, हम ये करेंगे कि कोई 1 हफ्ता डेडिकेट कर देंगे पूरा, और 1 हफ्ते में पूरा LTM ख़त्म कर देंगे, यानी उसके एक्सक्यूज अंदर। मी सर, यस प्लीज़। सर आई एम आस्किंग कि LTM मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रीवियस क्लास ली थी, उससे पहले की क्लासेस नहीं ली हैं, तो आई डोंट हैव द सॉफ्टवेयर सर। अच्छा, इसमें मैं तो बताऊँ, मेरे पास सॉफ्टवेयर है लाइसेंस्ड, मैंने ये भेजा था, लेकिन हमारे पास ऑफिस के अंदर पाकिस्तानी IP पे वो ब्लॉक हुआ हुआ है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हमारे पास है ना, वो एजुकेशनल, उसके लिए विंसन ने लिया था और हम उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो फिर मुझे तैमूर ने एक लिंक भेजा था, वो इनका स्टूडेंट वर्जन है, फ्री वर्जन है, लेकिन वो ऑनलाइन है, वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। मैंने फिर उसके बाद अपनी वेबसाइट पे इसको अपलोड करके तुम लोगों को लिंक भेजना था कि डाउनलोड कर लो, मगर वहाँ पे इशू ये आ रहा है। तो अब मेरे पास एक और वर्जन मौजूद है, वो मैं तुम लोगों को सबको अभी मैसेज कर देता हूँ, अभी इस क्लास के फौरन बाद तुम लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको इंस्टॉल कर लेना। उसकी लाइसेंस कॉपी मैं भेज दूँगा तुम लोगों को, ठीक है, उसमें लाइसेंस ठीक है। चाहिए, लाइसेंस मैं भेज दूँगा आप लोगों को। और वो हमारा एक और पार्टनर है, उसके पास रजिस्टर्ड है वो, और वो ग्लोबल है, तो लेकिन मैंने उससे लाइसेंस अलग से ले लिया था। 4-5 चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर तुम लोगों को मैं दे दूँगा, और उन लोगों को तुम इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर लुक एंड फील, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ नॉट ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ समथिंग व्हिच इज़ रिलेटेड टू वन लेयर अप, एक लेयर अप है उसके अंदर, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखो, जो हमारी दूसरी क्लासेस चल रही है ना, मैंने कल, तुम लोग ज़्यादातर उस क्लास में भी मौजूद हो, तो मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि मैंने अपनी बेटी के कमरे की एक पिक्चर भेजी थी, जिसमें उसके पास एक स्टैंड रखा हुआ है, जिस पे उसका मैकबुक रखी है, उसके बराबर में एक लैंप रखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा, जैसे ट्री सा बना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट और विजुअलाइजेशन थी। वो 19 पाउंड का, 15 पाउंड का लैंप है वो, ठीक है, 15 पाउंड का उसने लिया, उसकी दोस्त ने उसको गिफ्ट किया।
अच्छा, इन लोगों का जो लेवल यही है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सब लोग एक यानी इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स वगैरह इस तरह के, तो एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। उसने उसको गिफ्ट भेजे, तो उसने दूसरा गिफ्ट भेजा है वो लैपटॉप का स्टैंड है। अगर मैं तुम लोगों को लैपटॉप का स्टैंड दिखाऊं, उसमें कुछ है ही नहीं, और साला 30 पाउंड का है। 30 पाउंड का मतलब क्या हुआ, 6,000 रुपए का लैंप है। वो बनेगा कितने का, 400 रुपए का भी नहीं बनेगा। वो जो लैंप है उसकी भी कोई कीमत नहीं है। अब ये एक और लैंप मेरे पास यहाँ रखा हुआ है सामने, ये इतना सा लैंप है, और मैं इसके अंदर टच स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पे, मैं टच स्क्रीन को ऑन ऑफ करूंगा, लैंप ऑन हो जाएगा। ये साला 40 पाउंड का है। लेकिन क्या है कि ये इमेजिनेशन थी खाली ना। तो हमारे पास जो काम है ना करने के लिए, वो दो तरह के काम है। एक हमारी अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगी, जो हम अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, और एक हमारी है सर्विसेज। सर्विसेज वो है जो हम बाहर की कंपनियों से तुम्हें काम लेके दे रहे हैं, ठीक। तो आपने दोनों काम करने। बाहर की कंपनी का काम आया, वो आपने टॉप प्रायोरिटी पे करके देना है, वो सर्विसेज है। फिर जैसे बाहर की कंपनी का काम का लोड कम है या आपका पोर्शन हो चुका है, तो आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाना है, ठीक है। तो अभी जो तुम लोगों को काम असाइन करने जा रहा हूँ मैं अभी, ये तो हम ये रखेंगे कि जैसे आज मैं भी लिंक दे देता हूँ तुम लोगों को, और तुम लोगों को डाउनलोड कर लेते हो। तो LTM 2020 लेटेस्ट वर्जन है, ठीक। तैमूर के पास है, तैमूर ने वो दिया, लेकिन वो ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन नहीं है। ये ऑफलाइन है, इसको आप कभी भी काम कर सकते हैं। ऑनलाइन पे बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, और फिर सारा का सारा डाटा उनके पास होता है। यहाँ आप बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, तो वो डाटा आपके पास होना चाहिए। अच्छा, लाइब्रेरीज वगैरह सारी हमने यहाँ पे अपडेट की हुई है, वो हम तुम लोगों को दे देंगे। ये लाइब्रेरीज के भी पैसे लेते हैं लोग, तो लेकिन लाइब्रेरी सारी हमारे पास मौजूद है, ठीक। क्योंकि जो और लाइब्रेरी, जी सर एक बताइए। चीज और पूछनी थी, मेरे पास प्रीवियस लेक्चर्स भी नहीं है क्योंकि मैंने ऑफिशियली क्लासेस नहीं लिए ना, तो आप भेज देते तो मैं ठीक, अटेंड कर लेती हूँ। मैं दे तो दूंगा, अगर आप हो सके तो लिंक भी, थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम यही करेंगे कि नेक्स्ट उसके अंदर ना हम एक हफ्ता रख लेंगे, सिर्फ और सिर्फ LTM को पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। बेसिक तो LTM की चीज़ें हो चुकी हैं, जो इन्वायरमेंट था वो समझ में आ चुका है, PCB समझ में आ चुकी है, शिमेटिक शीट किस तरह बनती है ये हम सभी चीज़ें देख चुके हैं, और इसके जो ट्रांसफ़र करते हैं, जो उसको आपस में लिंक करते हैं, तो वो भी आप पूरा का पूरा कर चुके हैं। प्रोजेक्ट के अंदर जाएँ आप, जाके कंपाइल PCB कर लें, या आप उसमें कोई नया शीट ऐड कर लें। तो बेसिकली इन्वायरमेंट तो समझ में आई हुई है, मगर एक दो प्रोजेक्ट कर लोगे ना, तो क्या होगा कि उससे तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीक पूरा सिर्फ और सिर्फ इस पे ही कंप्लीट करेंगे। तैमूर को मैंने अटैच कर दिया तकी के साथ। तकी को जो मैंने सॉफ्टवेयर दिया था, जो उसने बनाया, लेकिन जिस कंपनी के लिए बनाया था उस कंपनी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हमें LTM में चाहिए, क्योंकि उनके पास जो लोग काम करें LTM में, और फिर अब वो छुट्टियों पर हैं कोविड-19 की वजह से। तो वो भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ये आ गया पूरा का पूरा, ये मैंने इसको खोला हुआ है यहाँ पे पूरा। तो दिस इज द PCB विच इज बेसिकली UNO का पूरा PCB है, ठीक। और ये मल्टी लेयर है, और इसके साथ इसका ये इसका शिमेटिक कैप्चर है, और ये शिमेटिक कैप्चर बना करके ना ये कर लिया। अच्छा, अब इसकी प्रोडक्शन लाइन पाकिस्तान में लगने जा रही है, ठीक। अब UNO बोर्ड पाकिस्तान में हम अपने खुद बना रहे हैं, क्योंकि उस पार्टी के साथ ये हुआ कि, तो फिलहाल मैंने इस्लामाबाद में पहला उनको असाइनमेंट दिए। तैमूर इज गोइंग टू बी अटैच विद देम, और वो वहाँ पे जाके उनके साथ करेगा। साथ साथ जो दूसरे काम है हम वो भी उनको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तुम लोगों के लिए ना, और जो अटक पे उसके पास है उसको भी मैं अलग से कोई काम देता हूँ भी, या वो पेशावर चला जाता है, इस्लामाबाद चला देखने। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को कराची में अहमद रज़ा को, और नहीं अहमद रज़ा, अहमद तुम कहाँ से हो? सर मैं पेशावर से हूँ। अच्छा ठीक। तो यहाँ पर एक और लड़का था जो कराची का है, वो शहरबानो तुम, शहरबानो तुम और वो जो है ना, वो ऑफिस के अंदर फिर अपना काम शुरू कर देना पूरा जा करके ना कराची के अंदर। वहाँ पे पिक एंड प्लेस मशीन के साथ आपने इसी की प्रोडक्शन की सेकंड लेयर यहाँ पे करनी है। फर्स्ट लेयर, इस्लामाबाद में भी प्रोडक्शन का ऑफिस है। हाँ प्रोडक्ट इस्लामाबाद में भी है, लेकिन इस्लामाबाद में मैं एक फैक्ट्री भी ले रहा हूँ, और अभी जो गवर्नमेंट से बात हुई है तो हम वहाँ पे बड़े सेटअप में भी आएंगे। वो प्रेफर कर रहे हैं कि आप कैपिटल में आके काम करें, तो हमने कहा ठीक है, हम देख लेते हैं जो भी। हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, हम खुद तो आके बैठेंगे नहीं, हम तो प्रोडक्ट चाहिए, तो हम तुम ही लोगों को ट्रेन करके वहाँ पे बिठाएंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग काम करना शुरू कर दो मशीनरी के ऊपर। तो दिस इज़ बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा वो है। और UNO बोर्ड को तो तुम सब लोग जानते ही हो क्या है क्या नहीं है। उसके अंदर कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक बेसिकली डेवलपमेंट बोर्ड कहलाता है। ये डेवलपमेंट बोर्ड इस हिसाब से है कि अगर आपने जो इनका माइक्रो कंट्रोलर है उसके ऊपर अगर प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो प्रोग्रामिंग जो है ना,
उसके ज़रिए से आप उसके ऊपर बगैर कोई बोर्ड बनाए हुए अपना नया बोर्ड बनाए, हार्डवेयर बनाए बगैर आप चला सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर को सिमुलेट भी कर सकते हैं और चला के चेक कर सकते हैं। तो उससे डेवलपमेंट टाइम शॉर्ट हो जाता है। जब आपका पीसी एक दफ़ा आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट हो जाता है, हार्डवेयर टेस्ट हो जाता है, तो जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाते हैं तो बहुत आसानी से प्रोडक्ट डेवलप हो जाती है। यूएनओ बोर्ड की जो सेल है इस वक्त पूरी दुनिया में दे आर सेलिंग अराउंड 100,000 पीसेस एवरी मंथ। 100,000 पीसेस पूरी दुनिया में बिक रहे हैं। तो 1 मिलियन के करीब एनुअल सेल है इन बोर्ड्स की जो पूरी दुनिया में बिकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अमेरिका, कवरिंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स। क्योंकि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है तो इसकी वजह से इसकी कंजम्पशन ज़्यादा है, बट दे आर नॉट यूज इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज में यूज़ नहीं होती और प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स में इसलिए यूज़ नहीं होती कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। So today I was telling my guys कि why there is a difference between this and other which are basically available. So previously in my class I have told you guys that there are chips which are basically very cheap and they are not coming into any package but they are coming into wafer. But that wafer then turns into a bead chip and bead chip is going to be directly mounted on the PCB. That is one thing. But there is another thing. This is another thing which is going to be used in a lot of products that you are going to use is going to be OTPs. What is a OTP? OTP is a one-time programmable controllers. And then there comes FPGAs. FPGAs are going to be designed. They have their own design boards, and you have to use initially their design boards to test them. But then ultimately an FPGA has to be converted into an OTP because वो डेडिकेटेड होते हैं, उनकी क्वांटिटी एक डेडिकेटेड पर्पस के लिए बनाई जाती है और वो बहुत हाई स्पीड होते हैं। तो जो तुम लोगों का ग्रुप बन रहा है, ये कौन कौन से काम करेगा, मैं इसकी एक लिस्ट छोटी सी तुमको बता देता हूँ। अभी ये बोर्ड बनने जा रहा है, इसका पीसीबी वगैरह रेडी हो चुका है, इसके पीसीबी सैम्पलिंग के लिए जा चुके हैं, ठीक है। और ये हमें मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते मिलते हैं हमें, यानी ये 2 पाउंड के अंदर 10 पीस हैं तो इनिशियली तो, लेकिन बाद में हम अगर इसको क्वांटिटी बनवाएंगे तो बहुत सस्ते पड़ेंगे। तो इनकी अभी टेस्टिंग करके ना ऑफिस के अंदर वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी, और टेस्टिंग करने के बाद ये कॉपी हो जाएगा। इसको हमने सेल करना है यूएस में, यूके में, अमेरिका, इसमें क्या नाम है, कनाडा में, जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनिशियली। उसके बाद फिर हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की, ये इंडिया भी जाएंगे बोर्ड्स। और इंडियन जो है ये चाइना से नहीं लेना चाहते, इसलिए क्योंकि चाइना और इसकी वैसे आपस में लगी हुई, तो मलेशिया और चाइना दोनों जगह पे ये जाएंगे वाया दुबई के थ्रू जाएंगी और यूके प्रोडक्ट के थ्रू के ऊपर जाएंगी। तो बहुत बड़ी मार्केट स्टैंड करती है। हमने इसकी अभी इस वक्त शाम को ही फाइनल की है कॉस्ट वगैरह, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है वो आ रही है तकरीबन 350 रुपये और इसकी जो सेलिंग प्राइस इस वक्त चल रही है 700 रुपये। तो पहली बात तो ये कि 100% प्रॉफिट मार्जिन तो है ही, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके ऊपर ऑन टॉप क्या आ रहा है, ऑन टॉप ये आ रहा है कि यूके के अंदर ये बिक रहा है 8 पाउंड का, 7.99 6.99 पाउंड्स का बिक रहा है, वहाँ ये 1200-1500 का बिक रहा है। तो जो बड़ी मार्केट है जहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा जाएगी वो है बनानी आप लोगों ने, टेस्टिंग आप लोगों ने करनी है। अभी जो आपका काम है वो पीसीबी डिज़ाइनिंग के बाद उसकी फैब्रिकेशन का है। तो तुम लोग फैब्रिकेशन के अंदर आओगे, पिक एंड प्लेस मशीनों के ऊपर काम होगा, यहाँ कोई मैनुअल काम नहीं है, पिक एंड प्लेस मशीनों पे काम होगा। इसका जो पेस्ट यूज़ होगा जिसके ज़रिए से ये इसकी सोल्डरिंग होगी, तो ये आपकी जो मशीन की कैपेबिलिटी है वो 1000 यूनिट्स 2 दिन में बनेंगे, यानी आप तकरीबन 400-500 पीस पर डे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि आगे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं तो उसमें जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम OTP यूज़ करने जा रहे हैं। तो एक दफ़ा जब कंट्रोलर बन जाता है ना, जब हमारी टेस्टिंग क्लियर हो जाती है, हम उस कंपनी से बात करते हैं और हम उनसे कहते हैं कि हमें OTP दे दो। OTP की कीमत जो है वो स्लैश हो जाती है अराउंड 60%। 60% कम कैसे हो जाती है, एक सेकेंड, गुड। अच्छा 50% कम क्यों हो जाती है, स्लैश क्यों हो जाती है, इसकी कीमत वो बताता हूँ। देखो, जो हम प्रोग्राम लोड करते हैं ना माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में, लोड अ प्रोग्राम इन माइक्रो कंट्रोलर, तो उसके अंदर क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर में जब प्रोग्रामिंग लोड होती है तो प्रोग्राम लोड होने के लिए उसके लिए एक नॉन वोलेटाइल रैम होती है।
पहले ज़माने में जो रैम आती थी वो आती थी ऑप्टिकल रैम। ऑप्टिकल रैम से मुराद ये होती थी कि एक शीशा सा लगा होता था जो पुराने कंप्यूटर्स वगैरह में से निकलता है, जिसको कि अब वो रिसाइकिल करते हैं, तोड़ते हैं सोना निकालने के लिए। तुम लोग हैरान रह जाओगे कि जितने भी ये पुराने कंप्यूटर जो कि PS2 या और उससे पुराने थे, जो 80 जिसमें बहुत पुराने कंप्यूटर्स जो होते थे, वो स्क्रैप होकर के जब पाकिस्तान आना शुरू हुए तो अफ्रीका की एक कंपनी ने वो पाकिस्तान से ख़रीदना शुरू कर दिया। जब वो अफ्रीकन कंट्री जो थी उसने पाकिस्तान से ख़रीदे तो ये लोग बड़े हैरान हुए। वो तंजानिया दारुस्सलाम का बंदा था, उसने आके पाकिस्तान के अंदर कहा भाई जितना भी इस तरह का माल हो मुझे दे दो। ये बड़े हैरान कि ये तो किसी काम के नहीं, इन्होंने कहा कोई बेवकूफ़ हाथ लग गया, उन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया। जब वो माल ख़रीद रहा था और यहाँ से जाना शुरू हुआ तो कस्टम में उनको रोका गया कि भाई ये तो री एक्सपोर्ट हो रही है। तो उसने अच्छे पैसे खिलाए, तो थोड़ा सा लोगों के कान खड़े हुए कि यार हम ये समझते हैं कि अफ्रीका एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और वहाँ पे ये लेके जा रहा है बेचने के लिए तो बिक जाएंगे वहाँ पे। तो ये आया कि यार अमेरिका से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई अमेरिका का तंजानिया के साथ तो उन्हें पता चला अमेरिका से भी खरीद रहे हैं और वो यहाँ से भी खरीद रहे हैं और कह रहे जहाँ जिस दुनिया में मुल्क में पड़े हमें दे दो। फिर जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि जी इसको ये क्या करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स वगैरह से इनको कोई गर्ज नहीं है, इसके अंदर जो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं और जो ये रैम वगैरह लगी है इसके अंदर वेफर को गोल्ड वायर से कनेक्ट किया जाता है और वो गोल्ड कोटेड वायर्स जो होते हैं वो उसकी जो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको तोड़ के जलाते हैं, क्रश करके जलाते हैं, जलाने के बाद उसको एक ख़ास उसके अंदर बर्नर में रखते हैं। उससे क्या होता है कि 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाकी सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, ऑक्सीडेशन लेवल भी ख़त्म हो जाता है, तो प्योर प्लैटिनियम और गोल्ड अंदर से निकलता है। तो ये स्क्रैप वो इसलिए खरीदा। फिर यहाँ पाकिस्तान में लोगों ने शुरू किया। अब आप मार्केट चले जाएं, बोले पुराना कंप्यूटर कोई दे दो, आपको एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। उसके डब्बा केसिंग मिल जाएगा, टूटा फूटा प्लास्टिक रिसाइकिल हो गया, मगर वो उन्होंने इसलिए निकाली। अच्छा, अब क्योंकि उसके अंदर क्या होता था, एक लाइट चिप लगी होती थी, तो हमें हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी होती है चीज़ों की। हिस्ट्री क्यों समझना ज़रूरी होती है? अगर हम हिस्ट्री को समझते हैं ना, डेवलपमेंट साइकिल को, तो हमें डेवलपमेंट में आसानी रहती है। जैसे मैं तुम लोगों को अभी BMS के बारे में बताऊंगा कि BMS या लिथियम आयन बैटरीज और बाकी बैटरीज में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमारा एक प्रोजेक्ट है इसके साथ रिलेटेड, फौरी तौर के ऊपर शुरू हो रहा है जो E-बाइक का है, तो उसमें तुम लोगों ने काम करना है। तो तुम्हारे पास अगर नॉलेज होगी ना इस चीज़ की, तो तुम क्या करोगे कि उसकी सर्किटरी और उसके सिस्टम को डिज़ाइन करना। किसी भी जगह पे जाने के लिए ना, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसका रूट समझते हैं ना कि रूट क्या होगा। अगर अमेरिका जाना है तो सबको पता है जहाज़ से जाएंगे, लेकिन आपको पता करना पड़ता है कि कौन सी फ़्लाइट सस्ती है, कौन सी किस शहर में जाएगी, हम उस शहर में उतरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ ठहरेंगे, हम किस तरह से, फिर जो हमें काम करना है हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, फिर लाइफ ईजी होगी ना। तो हमें हर चीज़ को जब अचीव करना होता है तो हमें उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री और चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो हमारे पास जो है ना इस वक्त, जैसे कि हमारे पास इसके अलावा ये एक है, अभी इसके सारे सेंसर्स डिज़ाइन होंगे और ये तुम ही लोग करोगे और सारे सेंसर डिज़ाइन होकर सबकी प्रोडक्शन लाइन शुरू होगी। अच्छा, अब क्योंकि हमें दुनिया में पाकिस्तान की ये यूएनओ बोर्ड बिकते हैं, मेरा इंटरेस्ट यूएनओ बोर्ड में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इसको बेचने में है, क्योंकि मेरे पास ये तो बस एक कमोडिटी है बेचने के लिए जिसमें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है और हम इसमें बहुत क्योंकि फास्ट सेलिंग आइटम है ना, फ़ौरन बिक जाता है। मैं अगर ईबे पे भी दिखाऊंगा तुम देख के हैरान हो जाओगे कि 6.99 पाउंड का, यानी 7.99 पाउंड का बिक रहा है और वो उसको 1600 पीस बेच चुका है, 1600 पीस बेच चुका है। तो अगर आपको इसमें 100% प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, यानी आपको ये 1600 या 8 पाउंड के हिसाब से लगा लें आप, 1600 हज़ार लगा लो, तो ये आपके पास 8,000 पाउंड हो गए। 8,000 पाउंड के 16 लाख रुपए का ये माल बिक चुका है एक महीने में। तो आप तो बड़े इसमें अच्छी कंडीशन के अंदर, क्यों? इसलिए कि आपको एक चीज़ जो है ना तो पड़ रही है 3 लाख रुपए की और बिक रही है 16 लाख रुपए की और एक महीने में 16 लाख रुपए आ रहे हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है ना, तो इस तरह की तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो जब सारी प्रोडक्ट कमोडिटी आपकी पूरी रेडी होगी ना, तो आप साल के कहेंगे कि जी हमने 10,000 पीस बेचने हैं। तो हम 10,000 पीस का मतलब हुआ कि 1,60,00,000 रुपए का आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट की टर्नओवर है। यहाँ से फिर आपके शुरू होते हैं सिलसिले कि आपने किस तरह से प्लान करना है। तो हमने इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी। अब हम जो हमारी डिस्कशन थी वो ये थी कि OTP हम यूज़ करेंगे। तो
OTP के जो वो हैं क्या नाम है कंट्रोलर्स हैं वो अलग है, वो STM के हैं, PIC के हैं, इनके भी होते हैं, मगर इनकी सर्विसेज कम है इसमें। तो उसमें क्या होगा कि जो पहले जिसमें लाइट लगी थी, तो जब हम उसे प्रोग्रामिंग करते थे तो प्रोग्रामिंग तो नॉर्मली हो जाती थी, लेकिन जब उसको हमें इरेज करना होता था तो हम उसको सूरज की रोशनी में रखते थे। अगर हम DIY कर रहे हैं, यानी डू इट योरसेल्फ कर रहे हैं, या अपने छोटे पैमाने में काम कर रहे हैं, और अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम UV लाइट लगाते थे और एक ट्रे में सारे के सारे उठा के रख देते थे, वो पूरी की पूरी मेमोरीज की इरेज हो जाती है। वो क्या होता था, वो लाइट से ऐसा क्या चीज़ होती थी वो। तो सबसे पहले चीज़ समझ लो कि ये नॉन वोलेटाइल रैम होती क्या है। नॉन वोलेटाइल रैम एक तरह का कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर में आप अगर एक तरफ से चार्ज देते हो, क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है। तो जब तक कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं करो तो अपनी जो है वो चार्ज होल्ड करता है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि एक कैपेसिटर लो, उसको बड़ा कैपेसिटर हो, उसको चार्ज करो, और जब उसको निकालो ना, तो हम जब PCB वगैरह पे काम करते हैं, जो खासकर पावर सप्लाई की PCBs वगैरह होती हैं, तो जो भी साइट होती है तो हम उसको पलटते हैं, और पलट के एज अ प्रिकॉशनरी मेजर सबसे पहले शॉर्ट कर देते हैं कैपेसिटर को। जैसे कैपेसिटर को शॉर्ट करते हैं ना, तो फौरी तौर पे क्या होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो IC है, इसके अंदर भी छोटे छोटे ना बहुत सारे इन्होंने कैपेसिटर्स बनाए हुए होते हैं जिनकी हाई कैपेसिटी होती है, और ये लेयर के ऊपर लेयर होती है। तो जिस वक्त और ये फिर एक दफ़ा चार्ज हो जाए तो चार्ज होल्ड करके रखता है, वो डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटर इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होते। अच्छा, इनके लिए फिर क्या होता है कि जब भी ये ऑन होते हैं ना, तो ये इनकी रिसाइकलिंग हो जाती है, तो फिर दोबारा अपना लेवल गेन कर लेते हैं, रनिंग में ही अपनी लेवल दोबारा गेन कर लेते हैं। वैसे इनकी लाइफ को कहते हैं कि जी ऑलमोस्ट 100,000 रिसाइकिल रीराइट किया जा सकता है इनको कि 1 लाख दफ़ा आप इसको रीराइट कर सकते हैं, और ये अपना डाटा होल्ड करेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इरेज करने का मतलब ये कि सबको चार्ज कर दो, यानी सब 1111 हो जाए, ठीक। और उसके बाद क्या होगा कि जिस वक्त आप उसको, जिस पिन को आपने डिस्चार्ज करना है ना, उसको ग्राउंड करेंगे ना, उसके ट्रांजिस्टर को ग्राउंड करेंगे, तो वो जगह 0 हो जाएगी। जब रजिस्टर उसको रीड करेगा ना, तो उसको 0 मिलेगी, क्योंकि उसका चार्ज डिस्चार्ज कर दिया गया, जस्ट लाइक कैपेसिटर। तो ये इसका तरीक़ेकार होता है ये। अच्छा, ये एक मैकेनिज्म है, ये महंगा पड़ता है, इसमें आपको पूरी सब कुछ। अगर इसकी जगह हो फ्यूज़ हो, यानी एक जगह पे बहुत ही बारीक सा तार लगा हुआ है, तार की कीमत तो बहुत कम होगी ना, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल माइक्रोन का एक छोटा सा तार लगाया हुआ है, जो कि एक फ्यूज़ के तौर पे, अब आप देखते हैं ना शीशे का फ्यूज़ होता है, उसके अंदर एक वायर लगा होता है, वायर उड़ा देते हैं तो फ्यूज़ हो जाता है, यानी उसको ज़्यादा करंट मिले। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना OTP में, तो OTP में इस पूरे मैकेनिज्म की जगह, जहाँ पर कि ये रैम के जो वो होते हैं, सेल्स होते हैं, उसकी जगह पे आप क्या करते हैं, उसकी जगह सिर्फ एक वायर लगा देते हैं, पतला सा, बहुत ही बारीक सा वायर होता है, और वो एक ख़ास करंट के ऊपर उड़ जाता है, ठीक। तो अब क्या किया जाता है कि जहाँ जहाँ जिस रजिस्टर के अंदर, जैसे कि 1001 लिखना है, या 10101010 लिखना है, वो क्या करेंगे, जहाँ 1 रखना है ना, उसको कुछ नहीं करेंगे, जहाँ 0 रखना है ना, उसको हाई वोल्टेज देंगे, और वो क्या होगा, हाई वोल्टेज से कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं, वही 5-6 वोल्ट के 7 वोल्ट दे देंगे, और वो इतना बारीक होता है कि उस पर वो उड़ जाता है, वो फ्यूज़ हो जाएगा। अब वो फ्यूज़ हो गया, तो जब आपको कोई डेडिकेटेड चिप प्रोड्यूस बनानी होती है ना, मसलन अब ये लैंप का बता रहा हूँ ना, ये लैंप है, अब ये लैंप बन गया, अब इसमें प्रोग्रामिंग तो चेंज नहीं होनी, तो क्या ज़रूरत है कि आप इसमें ऐसी चिप लगाएं जो कि बार बार रिप्रोग्राम हो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे उस सूरत में कि इसको एक ही दफ़ा प्रोग्राम कर देंगे, और एक ही दफ़ा प्रोग्राम करके ना वही चिप जो है वो फ्यूज़ उड़ाते चले जाएंगे, जहाँ 00110। अब ये प्रोग्राम पक्का हो गया फॉर एवर, ठीक। अब इसकी कॉस्ट एकदम से रिड्यूस हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिल्कुल 0 हो गई। तो जब कंट्रोलर बनाए जाते हैं ना, तो कंट्रोलर के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन कहलाता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक कहलाता है शिफ्ट रजिस्टर, एक कहलाता है मेमोरी सेक्शन। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सिर्फ A और B को प्रोसेस कर सकता है, एंड गेट और नैंड गेट्स का सिलसिला होता है। अब एंड गेट्स और नैंड गेट्स क्या होते हैं, एंड गेट्स और नैंड गेट्स जो होती है ना, वो आपने गेट में पढ़े होंगे, वो फिर मैं किसी और डिटेल से बता दूंगा। ऑरिंग होती है, एंडिंग होती है, तो ये गेट्स होते हैं जो TTL ICs कॉमनली मिलती हैं, उसकी तरह से होते हैं कि आपने मल्टीपल इनपुट दी तो ये रिजल्ट आएगा। तो नॉर्मली सिर्फ रजिस्टर्स के अंदर एडिशन हो रही होती है, सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, या कंपैरिजन हो रही होती है, तीसरी चौथी कोई और चीज़ नहीं होती। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इसके अलावा चौथी कोई चीज़ होती ही नहीं है।
सिंपलेस्ट तरीन बात समझ लो। जैसे मैंने बिल्कुल तुम लोगों को पहली दफ़ा जब पढ़ाई थी क्लास, तो उसमें ये बताया था कि उस ज़माने में वो थी, क्या नाम है उसका, अपना, उसको मैंने आज बताना भूल गया, वो बेचारी लड़ेगी मुझसे, जो वहाँ पेशावर की जो लड़की है वो। तो वो जो है ना, वो मुझसे कहने लगी कि सर मुझे तो बड़ा डर लगता है, ये इतनी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये ऐसी लाइनें जा रही होती हैं, लाल पीली, मुझको तो इतना डर लगता है मैं इसमें खो ना जाऊँ कहीं। मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा नहीं, उसको फिर मैंने पूरा समझाया था पहली क्लास में कि ये पीसीबी डिज़ाइनिंग का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये बिल्कुल समझो जैसे कि तुम्हारे पास एक पेंट का सॉफ्टवेयर नहीं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एक लाइन खींच दी, अब उसमें एक लाइब्रेरी बनी हुई है, आप उसमें एक से ज़्यादा फाइलें ला सकते हैं, या ये इसी तरह से। तो इन्होंने क्या किया है कि डेडिकेट कर दिया है आईसीज़ के लिए, पीसीबीज़ के लिए, तो उन्होंने उसकी लाइब्रेरी क्रिएट कर दी है। अब वो लाइब्रेरी जो है ना, उसी के बेस पे ये सारा काम हो रहा है। तो वो मैंने इनको समझाया था। इसी तरह से फिर मैंने ये भी समझाया था इनको कि बाइसिंग क्या होती है ट्रांजिस्टर की, और बाइसिंग के सेक्शंस किस तरह डिवाइड किए जाते हैं। फिर कंपोनेंट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से कंपोनेंट क्या काम करते हैं और उनका बेसिक फंक्शन क्या है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स को किसी ऐसे आदमी से समझेंगे ना, जो कि उसके बेस को जानता होगा, तो वो आपको इतना आसान करके समझा देगा कि आप कहोगे यार ये तो था ही कुछ नहीं। तो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि ये प्रोग्रामिंग है ओटीपी में कितने आसानी से कर सकते हैं, तो इसी तरह से एएलयू और कंप्यूटर के अंदर मैं तुम्हें बताऊं तो पूरी डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, हमेशा याद रखना, दो ही चीज़ें होती हैं, हाँ या ना, यस और नो, और 1 या 0। चौथी तो कोई चीज़ है ही नहीं, उसका तो बीच का तो कोई लेवल ही नहीं है ना। तो अब उसके अंदर जब रजिस्टर्स को आप मिक्स कर सकते हैं, तो उसमें या तो एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन वगैरह उसमें नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन का ही दूसरा नाम है। यानी आपने अगर 5 को 6 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 6 टाइम्स आप ऐड करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। सब्ट्रैक्शन डिवीजन का नाम होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारे रजिस्टर्स वगैरह तो एएलयू में होते हैं। फिर एएलयू तक रजिस्टर लाने के लिए अक्यूमुलेटर्स होते हैं। अक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है जो कि उसको पहला रजिस्टर होता है, तो उसको कॉपी करना उसके अंदर, उसके स्टेटस को लेकर आना। फिर एक होता है प्रोग्राम काउंटर, जो बेसिकली काउंट करता है प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम काउंटर जो है ना, ये बेस करते हैं क्रिस्टल से। देखो इस जगह पे ना तुम्हें एक क्रिस्टल लगा हुआ नजर आ रहा होगा, एक 16 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है और एक 12 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है। 16 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है, वो लगा हुआ है यूएसबी के लिए, कि जो यूएसबी से डाटा आ रहा है, जो उसको सीरियल पोर्ट में कन्वर्ट करे और माइक्रो कंट्रोलर को RS-232 में लेके चला जाए। अच्छा, मुझे इतना पता है कि तुम लोग ने सबने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, मगर क्या तुम समझते हो कि RS-232, RS-425 और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? तो ये बेटा प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे। दुनिया में जब तरक्की होना शुरू हुई ना, तो साइंस ने तरक्की की। जब साइंस ने तरक्की की तो पाकिस्तान में खैर कभी काम ही नहीं। तो यूएस में अलग काम हो रहा था, यूके में अलग हो रहा था, जापान में अलग हो रहा था, और सारे साइंटिस्ट एक दूसरे की खबर रखते थे कि कौन क्या कर रहा है। तो उसके बाद क्या होता था कि फिर एक उन्होंने देखा कि हमने भी वही चीज़ बनाई है, उन्होंने भी वही चीज़ बनाई, उनका नाम अलग, इनका नाम है। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान में मुझे अगर पानी चाहिए तो मैं बोलूँगा पानी, लेकिन मैं यूएस में वाटर बोलूँगा। दोनों के नाम अलग है, एक चीज़ एक ही है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन कर दिए। जो स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन हुए, वो फिर डॉक्यूमेंट कर दिए गए और एक इदारा बना दिया गया यूएनओ के अंडर में, उसका नाम था आईटीयू, इंटरनेशनल, अपना आपके पास टेलीकॉम यूनियन के नाम से बन गया, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के नाम से। उसने फिर स्टैंडर्डाइजेशन का काम शुरू कर दिया। तो वो चीज़ें जो नॉन पेटेंटेड है, नॉन प्रोप्राइटरी हैं, उनको फिर स्टैंडर्ड कर दिया गया। तो यूएसबी जो है वो एक यूनिवर्सल बस ड्राइवर जो है, वो एक यूनिवर्सल एक्रोनॉम है और उसके एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिए गए। वो किसी के नहीं है। वो अगर आपको अपना यूएसबी बनाना है, तो अपनी यूएसबी ड्राइवर बनाना है, तो आप $1000 में एक वो ले लेते हैं, उनसे मेंबरशिप ले लेते हैं, वो आपको आपका नाम असाइन कर देते हैं। तो जब भी आपका ड्राइवर लगेगा, जैसे होता है ना पीसी में कुछ लगाते हैं या यूएसबी लगाते हैं, तो लिखा हुआ आ जाता है कि आपके पास एचपी प्रिंटर या कुछ इस तरह का जो भी प्रोडक्ट होती है उसका नाम लिखा हुआ आ जाता है। और कुछ ऐसे हैं जिनमें जिन्होंने नहीं लिया। अब तुम लोग $1000 दे के तो नहीं लोगे, तो तुम लोग क्या करोगे, जैसे कि माइक्रोचिप यूज़ कर रहे हो, तो माइक्रोचिप जो है ना वो अपना नाम आपको दे देती है, तो आप जब भी लगाते हो लिखा हुआ आता है माइक्रोचिप। ये भी एक अनब्रांडेड कंपनी है। यूएनओ का जो 2 ब्रांड है, एक ब्रांडेड है जो इटली में बनी थी, और जो एक वो है आर्डिनो जो है ना, वो इटली में डिज़ाइन हुआ था,
और एक पब के अंदर बैठ के किसी ने डिज़ाइन किया था, तो वो ड्रिंक का नाम है बेसिकली आर्डिनो, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। और ये जो है, अब इसको जब इसमें जाते हैं तो जो CH340 और 330N, ये 2 आईसीज़ हैं जो USB कन्वर्टर है। ये सबसे पहले यूके में डिज़ाइन हुई थी, FTD 321 से हुई थी। FTD 321 होती थी, वो महंगी थी क्योंकि यूके महंगा है, यहाँ पे लेबर महंगी है, इसलिए प्रोडक्ट कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। अब चाइना ने जो बनाई है वो बनाई है CH340 330N, तो ये कन्वर्ट करती हैं RS को। तो इसके अंदर कोई आपको एक्रोनिम नहीं मिलेगा, जब कनेक्ट करेंगे तो आपको आर्डिनो के अंदर जो बिल्ट इन है ना, जो उन्होंने दिया हुआ वो 3340 का ड्राइवर दिया हुआ है। पुराना अगर कोई लैपटॉप आपके पास होगा जिसमें कि XP चल रही होगी, तो वो 3340 के ड्राइवर को रिकग्नाइज करता है, बाकियों को नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से शुरू होती हैं। अच्छा, तो हम जब आते हैं OTP के ऊपर ना, तो OTP में जो हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि कॉस्ट एकदम से कम हो जाती है। तो ये जितने भी बोर्ड्स हैं, ये सारे डेवलपमेंट बोर्ड्स कहलाते हैं। हर कंपनी जो एक कंट्रोलर डिज़ाइन करती है, प्रोसेसर डिज़ाइन करती है, वो अपना एक डेवलपमेंट बोर्ड ज़रूर बना के देती है। जब हम लोग काम करते थे, तो हमने उस वक़्त सबसे ज़्यादा प्रोग्राम लिखे असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज के अंदर बेसिकली प्रोग्रामिंग की डेवलपमेंट शुरू हुई थी कोड से, रजिस्टर कोड से, जो कि नाम था जिसका पेल और प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, और फिर वो गैलियम आर्सेनाइड अरे लॉजिक। तो पेल और गैल से शुरू हुआ था। पेल और गैल सिक्योरिटी फीचर्स होते थे जो कि पुराने जो गेमिंग बोर्ड्स आते थे उनमें लगते थे, ताकि लोग उसके प्रोग्राम को कॉपी ना कर सकें, और उसमें बहुत सारी लगती थी। फिर अब उसके बाद वो चीज़ ख़त्म होती चली गई, तो जब ये प्रोसेसर वगैरह आ गए, तो अब उन्होंने उस ज़माने में कोई वो नहीं होता था, तो हमने अपने प्रोग्रामिंग बोर्ड बनाए हुए थे जो कि आपके पास MCS 51 फैमिली के थे, और हम उसके ऊपर बेस करके कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर लेते थे। तो उसके अंदर रिस्क प्रोग्रामिंग आ गई, जिसको उन्होंने कहा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कमांड्स। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कमांड्स जो आ गई ना, उसका मतलब ये था कि कमांड्स को उन्होंने रिड्यूस कर दिया। ठीक, मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि सी प्रोग्रामिंग जो है वो लोएस्ट लेवल नहीं है। जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल है वो है आपके पास असेंबली, और असेंबली से नीचे मशीन कोड्स हैं, और मशीन कोड अब नहीं लिखे जाते क्योंकि असेंबली ने रिस्क आ गया था, तो रिस्क ने उसको रिप्लेस कर दिया था। लेकिन वो भी टू दी एक्सटेंट ऑफ एवरी रजिस्टर होते हैं, यानी हम उसमें मेमोरी सेल को कॉल करते हैं, यानी हमारा मेमोरी सेल का जो नंबर होता है मेमोरी सेल को कॉल करते हैं। उसके बाद जो उससे ऊपर आती है फिर वो सी लैंग्वेज आती है। सी लैंग्वेज के कंट्रोल्स कम होते हैं, ये मैं पूरी पहले बता चुका हूँ। इस सी लैंग्वेज के कंट्रोल्स क्यों कम होते हैं, इसलिए कि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन बननी है उसमें रजिस्टर आप डिफाइन नहीं कर रहे होते, उसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल नहीं डिफाइन करते, तो उसके अंदर फिर टाइमिंग जो है ना, एक्यूरेसी के लिए आप टाइमर इंटरप्ट यूज़ करते हैं, और जो टाइमर इंटरप्ट्स हैं उसकी बेस पे सारा काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आर्डिनो बोर्ड बनाना है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो आर्डिनो बोर्ड इसलिए बन रहे हैं कि इन आर्डिनो बोर्ड्स को हमने बेचना है, और ये दुनिया में बिक रहे हैं, स्टूडेंट्स इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और एक है लेडी के नाम से एक वो है वेबसाइट, लेडी फ्रूट लेडी है, लेडी करके कुछ है, वो भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो अब क्योंकि ये इतनी कॉमन और पॉपुलर हो चुकी है कि ये स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को फिर समझा दूँ, तुम इन चक्करों में नहीं पढ़ना आर्डिनो बोर्ड्स की, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। वजह क्या है? वजह ये है कि ये आपको नाकारा बना देंगे। क्यों? इसलिए कि ये जितनी भी प्रोग्रामिंग हुई है ना, इसकी सारी लाइब्रेरीज बनी हुई है, आपको ईज़ ऑफ वर्क दे दिया, यानी ये ऐसा है कि आपको होटल में जाके खाना खाने का तरीका बता दिया कि होटल में जाओ, निहारी ऑर्डर करो, निहारी आ जाएगी। अब आपको ये नहीं पता कि निहारी कैसे बनती है, आपको ये नहीं पता कि रोटी कैसे बनती है, आप देख रहे हैं सब कुछ कि ऐसा हो रहा है, मगर कर कुछ नहीं रहे, तो आप कभी भी बड़े लेवल की डेवलपमेंट साइकिल पर नहीं जा सकेंगे। ये जो मैं तुम लोगों को कंडक्ट करवा रहा हूँ ना, सारे के सारे कोर्सेज, इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने तुम लोगों को उस लेवल पे लेकर के आना है कि जहाँ पर आप मॉसफेट्स की मैन्युफैक्चरिंग, वेफर को समझना, सिलिकॉन वेफर को समझना, और सिलिकॉन वेफर के ऊपर काम करने की कैपेबिलिटी हासिल करना, लेज़र की इंटीग्रेशन करना, लेज़र एचिंग करना, लेज़र फ्यूम फॉर्मिंग करना, और फिर उसके बाद आपके पास
ऑप्टिकल्स के ऊपर आ जाना, क्योंकि ऑप्टिकल्स जो है ना एक बहुत बड़ी ऑप्टिकल केमिस्ट्री, एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है जिसको आपको समझना होता है। मसलन एक आप जो एलईडी है वो एलईडी लाइट जनरेट करती है, वो एलईडी लाइट कैसे जनरेट करती है? आप तो एलईडी खरीद के ले आते हो, आपने कभी ज़िंदगी में सोचा कि ऑर्गेनिक एलईडी कैसे बनती है? ऑर्गेनिक एलईडी के जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है बिल्कुल वो, और उसके ऊपर इसीलिए ऑर्गेनिक एलसीडी जो बनी है एलईडी वो बहुत पॉपुलर है, मगर उन्होंने रोकी भी है टेक्नोलॉजी। क्यों? इसलिए कि अभी बाकी टेक्नोलॉजीज़ की रिकवरी नहीं हुई पैसों की जो डेवलप हुई हैं। तो हमको उस लेवल पे जाना है, तो मैं ये बनवा रहा हूँ तुमसे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? अब अगर ये तुमने 1000 पीस बनाने, ठीक है, तो 1000 पीस तो आपने बना के मुझे देने, महीने के 1000 पीस बना के देने, ठीक है? तो महीने के 1000 पीस एक जगह तो बनेंगे नहीं, तो मैं ये करूँगा कि बन सकते हैं, मगर लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिले तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, कुछ इस्लामाबाद बना लेंगे, कुछ उधर बना लेंगे, पेशावर बना लेंगे, और गवर्नमेंट की कोशिश करेंगे सपोर्ट आ जाए। सिर्फ ये नहीं बनने, इसके साथ फिर इसके सारे सेंसर्स बनेंगे, इसका छोटा वाला भी बनेगा, नैनो भी बनेगा, इसका मेगा भी बनेगा, और फिर इसके बाद और जो दूसरी कंपनियों के या आपके रास्पबेरी पाई है वो 30-30 पाउंड के वो भी बनेंगे, ठीक है? तो अब आपने स्टार्ट ले लिया है, हमने स्टार्ट ले लिया है, ये हमारी चीज़ यहाँ से शुरू हो गई। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ इन चीज़ों को बना के निकालना है, और पहली साइकिल बस याद रखना तैमूर, पहली साइकिल होती है इंपॉर्टेंट, पहली साइकिल के बाद आदमी नहीं रुकता। फर्स्ट गियर में इंसान को सबसे ज़्यादा धक्का चाहिए होता है, उसके बाद नहीं रुकता आगे, फिर वो चलता चला है, क्योंकि आपके एक साइकिल शुरू हो जाता है। तो बस वो साइकिल शुरू होने की देर है, तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। तो ओटीपी में आपने क्या करना है, ओटीपी में हमने बोर्ड डेवलप करने के बाद उसको हमने ओटीपी में बनवा लेना है। तो हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना वो सब ओटीपी में आएंगी, ठीक है? एनीथिंग यू वांट टू से तैमूर? यस सर, एक क्वेश्चन पूछना था। हम्म। वैसे सर इसकी प्रोडक्शन में कोई एक तो पूछना था कि इसका फर्मवेयर भी हमें खुद ही लिखना पड़ेगा सारा, क्योंकि इसको भी तो प्रोग्राम करना पड़ेगा ना इसकी चिप को। हाँ देखो, इसके अंदर जो है, अब यहाँ पर इसकी तुम्हारी एक बात बड़ी अच्छी तुमने पूछ ली, ये फर्मवेयर जो है ना इसका बूट लोडर आपको लोड करके देना पड़ेगा, बाकी आपने कुछ नहीं लिखना। क्यों? इसलिए कि बूट लोडर आप खाली लिखेंगे। इसके तो ये तो समझो एक तरह से आपके पास फंड मेकिंग, एक पैसे जनरेट करने के लिए एक सबसे इजीएस्ट वे है जिसको आप कर दें। पाकिस्तान में नहीं बनता ये। मैंने तकी से कहा, तकी ने कहा सर वो बंदा जो है वो कह रहा है कि आप मुझसे ले लें आर्डिनो बोर्ड, आप 600 रुपए का ले लें, 500 रुपए का। तो मैंने कहा भाई तुम्हें वो गलत कह रहा है, ये 550 का तो वैसे ही मिल रहा है। अगर ये हमें 300-350 रुपये पड़ रहा है तो 200 रुपये बच रहे हैं, और 200 रुपये पाकिस्तान में बच रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ 1000 पीस पाकिस्तान में निकालता हूँ ना, 200 को 1000 से बढ़े तो 2 लाख रुपए महीना आ जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो विच इज़ गुड इनफ टू गिव अ सस्टेनेबिलिटी। ये एक प्रोडक्ट। तो फर्मवेयर आपको इसमें नहीं लिखना पड़ेगा, फर्मवेयर इसका बनाया है अभी। तो फर्मवेयर सिर्फ आपने बूट लोडर डाउनलोड करना है। अब बूट लोडर क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? शेरबानो। Tamur, do you know about what is a bootloader? Yes, sir. I don't know about bootloader. हाँ तैमूर, bootloader क्या होता है? सर मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। अहमद, मुझे पता है तला वगैरह को पता होगा यकीनन, मैं बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेते। सर मुझे भी नहीं पता। मैं बताता हूँ बूट लोडर क्या होता है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को अपने हिसाब से प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। बूट लोडर क्या होता है? बूट लोडर होता है, ये तो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर की एक मेमोरी है, ठीक है, जो कि हमें प्रोग्रामेबल मेमोरी है, 4K की मेमोरी है, 8K की मेमोरी है। तो ये मेमोरी होती है। अच्छा, जहाँ पे ना कभी कोई चीज़ समझ नहीं आए ना तो मुझसे फ़ौरन पूछ लिया करो, जैसे अभी तैमूर ने पूछ लिया था। इसलिए कि अगर तुम्हारे जहन में, मैं उर्दू में क्यों तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि जिस लैंग्वेज में तुम सोचते हो ना, उस लैंग्वेज में अगर तुमसे बात की जाएगी तो तुम्हें समझ में आएगी। तुम इंग्लिश में नहीं सोचते, ठीक है? तो अगर तुम पंजाबी हो तो तुम पंजाबी में सोच सकते हो, लेकिन उर्दू में भी फिर भी समझ में आ जाएगी ना। तो हम समझाते इसीलिए ताकि अगर आर्किटेक्चर समझाऊंगा ना पूरा, तो तुम्हारे पास बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो फिर जब तुम डेवलपमेंट में जाओगे ना, तो तुम्हें जो फॉल्ट आना शुरू होंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम फॉल्ट को पकड़ सकोगे, वरना उलझ के रह जाओगे कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, और ये बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने तुम्हें, तो बूट लोडर कंट्रोलर जो है ना, एक प्रोग्रामर होता है, एक उसमें एक मेमोरी होती है, उसमें एक पीसी होता है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि रजिस्टर 1 पे जाता है और जाके देखता है वहाँ क्या लिखा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है
जैसे कि आप एक ऑफिस में जाते हैं तो सुबह जागने के बाद आपके पास एक वर्क लिस्ट लिखी होती है, तो पहला काम ये करना है, दूसरा काम ये करना है, तीसरा काम ये करना है, चौथा काम ये करना है, पांचवा काम ये करना है, छठ, तो आपकी लिस्ट होती है। तो वो लिस्ट जो है ना काम की, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। वो सबसे पहले 00H से शुरू होगी मेमोरी, फिर 00H से लेकर के जो उसकी एंड है, जितनी अगर 4K की मेमोरी है तो वो 4K की मेमोरी तक चला जाएगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर जैसे ही कंप्यूटर वो रीसेट होता है, प्रोग्राम काउंटर 1 पे जाता है। जब आप पीसी की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं, तो उसको बायोस कहते हैं। वो बायोस को लोड करता है। बायोस को लोड करने में वो प्रोग्राम नंबर 1 पे जाता है, वहां से जाकर के जो प्रोसेसर है वहां बायोस से प्रोग्राम उठाना शुरू करता है। तो बायोस के अंदर उस पूरे मदरबोर्ड के सारे ड्राइवर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, पेरिफेरल्स की नहीं होती, कंपोनेंट्स की होती है। ये पेरिफेरल्स क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, इनको भी समझ। जैसे मैं तुमसे ऑडियो में बात कर रहा हूँ, ऑडियो एक पेरिफेरल है, मैंने माउस लगाया एक पेरिफेरल है, तो इसके ड्राइवर बाद में लोड होंगे। प्रिंटर लगाया बाद में होगा। एलसीडी किसी और कंपनी की लगी हुई है, आपने उसमें नया ग्राफिक कार्ड लगाया, उसकी बाद में होगी। मगर जो बेसिक्स है ना कि चिप उसमें मैथ को प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है और उसके अंदर बाकी सब चीज़ें, उनकी डिटेल सारी की सारी बायोस में होती है, हार्ड डिस्क कौन सी लगी हुई है और बूट के सीक्वेंस कहाँ से होगा, वो सारा उसमें होता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस में नहीं होता, बायोस सिर्फ स्टार्ट करने के लिए होती है और वो माइक्रो प्रोसेसर को जिंदगी देती है और उसको बताती है कि अब तुमने रीड करना शुरू करना है और कहाँ से रीड करना शुरू करना है। फिर उनके वो जब ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है तो फिर बायोस खामोश होकर बैठ जाती है, उसका काम था चालू करना काम को। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपके पास प्रोग्राम लिखे होते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हमें प्रोग्राम करना पड़ता है, तो उसके प्रोग्रामर्स होते हैं। अब हमें एक प्रोग्राम हम क्या करते हैं, छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, बिल्कुल छोटा सा, जिसको हम बूट लोडर कहते हैं। बूट लोडर का काम ये होता है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है, मेमोरी को ऑर्गेनाइज कर लेता है। ठीक, बाहर से आने वाले सीरियल पोर्ट से जो भी कम्युनिकेशन आ रही है, तो जब तक उसमें कोई प्रोग्राम नहीं होगा वो उसको समझेगा ही नहीं। देखो, एक घर है खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप वहां जाके कहाँ बैठोगे, खाली पड़ा हुआ है, तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो जो बेसिक चीजें वो तो होनी चाहिए ना घर में। तो कंट्रोलर को पता ही नहीं है कि मेरा कोई सीरियल पोर्ट भी है और मुझे उसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक, क्योंकि कोई इसमें प्रोग्राम ही नहीं है। तो ज़्यादातर प्रोग्राम जो है ना वो पैरेलल में लिखे जाते हैं। अच्छा, अब जो नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर ने माइक्रो चिप ने ही किया था कि उसने सीरियल बनाए थे, तो उनका एक आर्किटेक्चर सीरियल का है। मगर MCS फैमिली में सीरियल नहीं था, उसमें पैरेलल होता था और पूरा 40 पिन का डिप एक सॉकेट आता था, उसमें लगाते, प्रोग्रामिंग वहां से होती थी। अब उसको कवर, अच्छा ये उसी फैमिली की है क्योंकि ये एटमेल वालों की है, एटमेल ने लिया है और इसको लिया है ARM.co से। अच्छा, मैं मजे की बात हूँ, ARM.co में जो उसका चीफ डिज़ाइनर है वो मेरा सगा भतीजा है, मेरे सगे भाई का बेटा है, डॉक्टर मुस्तफ़ा अली जैदी, वो है। तो वो वहाँ काम कर रहा है और वो चीफ डिज़ाइनर है चिप का। तो जो हमारी फैक्ट्री लगने जा रही है मॉसफेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें जैसे मेरा बेटा भी काम कर रहा है, वो भी आ रहा है, डॉक्टर गुलाम रज़ा है। हम 4-5 लोग हैं, ये नैनो टेक्नोलॉजीज में डॉक्टर गुलाम रज़ा, हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। तो हमने इन चीज़ों को समझा। तो अब होता क्या है कि जब वो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो अब हमें उसको गाइड करना पड़ता है कि तुम क्या हो, तुमने सीरियल पोर्ट को सुनना है और ये काम करना है। तो बूट लोडर एक प्रोग्राम होता है जो बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है, जो हम शुरू में उसकी मेमोरी में डाल देते हैं। तो जैसे ही कंट्रोलर ऑन होता है, उसका पहला साइकिल ऑन होता है, उसको पल्सेस मिलना शुरू होती हैं माइक से, क्या नाम है, जो उसके क्रिस्टल लगा होता है। क्रिस्टल का काम क्या होता है कि वो उसको पल्स देता है, यानी ये एक बीट है, धक धक धक, हर बीट को उसने काम करना है। तो वो बीट जो है ना, 12 बीटों से एक काम होता है, यानी 12 साइकिल्स में एक कंट्रोलर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को फॉलो करता है। माइक्रोचिप ने बहुत ज्यादा फास्ट किया, उसको 6 पे ले आया और उसको 8 पे ले आया। अच्छा जी, अच्छा, कुछ कह रहे हो तैमूर? ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब माइक्रो कंट्रोलर ने उसको काम को करना शुरू किया ना, तो अब वो बीट जो है ना उसके बाद नहीं सर, ठीक है। अच्छा, अब उसमें कंट्रोलर में माइक्रो कंट्रोलर ने जब 12 की जो साइकिल है वो क्यों होती है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया एक एलयू होता है, एक रजिस्टर होता है, एक एक्यूमुलेटर होता है, एक रिजल्टेंट रजिस्टर होता है, फिर रजिस्टर रिजल्टेंट मेमोरी में कहीं पे लेके जाकर,
तो ये सारे के सारे काम 12 साइकिल में होते हैं, क्योंकि ALU के अंदर जो पीसी का जो रजिस्टर है उसको लेकर के आना होता है। पीसी का मतलब प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में प्रोग्राम जो है ना 500 एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 510वीं लाइन पर है। अब 510वीं लाइन को एक्यूमुलेटर में लेकर के आना, कम्युलेटर ए एक्यूमुलेटर बी में लाना, फिर उसमें लिखा हुआ है कि ऐड करो, यानी अगले प्रोग्राम में लिखा है ऐड करो, तो फिर उसको ऐड करके फिर उसका रिजल्ट लेके जाना। तो ये 12 साइकिल हैं जो एटमेल MCS 51 फैमिली में होते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर होता है और एक और दूसरा आर्किटेक्चर होता है जो कि बिट एड्रेसेबल होता है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो बूट लोडर है, ये जैसे ही बिट स्टार्ट होती है तो प्रोग्राम रन हो जाता है और वो अपने आप को रेडी कर लेता है टू लिसन टू दी सीरियल पोर्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट। फिर आप क्या करते हैं, उस सीरियल पोर्ट पे जो भी आपने अपना कंप्यूटर प्रोग्राम दिया होता है, आप उसको प्रोग्राम लोड करवाते हैं। वो सीरियल पोर्ट वो आता है USB से सीरियल पोर्ट में, वो जो प्रोग्राम है वो रेडी होता है चलने के लिए, वो लोड कर लेता है, ठीक है, और वो प्रोग्राम लोड हो जाता है। फिर जब आप बंद करके दोबारा चलाते हैं तो वो प्रोग्राम चलना शुरू होता है जो आपने लोड किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर बूट लोडर क्या काम करता है? क्या बूट लोडर एक दफ़ा प्रोग्राम लोड करने का साइलेंट हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब बूट लोडर पे पूरा प्रोग्राम लोड हो जाता है ना, बूट लोडर की मेमोरी में ही एक जगह पे लिखा हुआ होता है कि प्रोग्राम रन हो चुका है, लोड हो चुका है। तो वो फिर नए प्रोग्राम को लिसन करने नहीं जाता, ठीक है, जब तक उसको कमांड नहीं मिलती। तो उसके अंदर 2 इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है कि नया कमांड लिखो और पुरानी इरेज कर दो। तो फिर खुद ही वो पुराना इरेज कर देता है और उसके बाद नया लिख देता है। इरेज करने का मतलब ये कि सबको 1-1 कर दें। अब यहाँ पे इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर का आर्किटेक्चर क्या होता है ये समझ लो। मैंने तुम्हें बताया था कि पहले शीशे वाले चिप होती थी, तो तुमने सोलर पैनल का नाम सुना है। सोलर पैनल क्या करता है? सोलर पैनल ये करता है कि 2 प्लेटों के बीच में चार्ज प्रोड्यूस कर देता है। मैं तुम लोगों को अगर सोलर पैनल की असल कीमत बताऊं ना तो तुम लोग सर ढूंढोगे। मिट्टी होती है ना, मिट्टी, ये कितने रुपए किलो मिलती है? और बहुत ही, यानी आप समझे रेत जिसे कहते हैं, सिलिकॉन, जो ये पत्थर निकलता है, इसको आप तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इसको करते हैं, इससे वेफर बनता है। जो वेफर बनता है ना, उसको मोनोक्रिस्टलाइजेशन में ले जाते हैं और 2 लेयर्स पे रख देते हैं, तो ये सोलर सेल बन जाता है, ठीक। इतने खबीस हैं ये गोरे और ये चाइनीज, ये आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे, आपको सोलर सेल भेज देते हैं। ये एक सोलर सेल 2 से 3 रुपए का पड़ता है, 5 रुपए का, जो आपके पास 6x8 इंच का आता है ना वो। लेकिन अगर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट निकाली जाए, लेकिन वो आपको देते नहीं है। और इसको जब प्रोसेस करते हैं ना, देखो किसी चीज़ को जलाते हैं उसका कलर कैसा होता है? काला पड़ जाता है ना वो। बहुत सारी चीज़ें जलने पे काली पड़ जाती हैं, ज़्यादातर जलने पे काली पड़ जाती हैं क्योंकि उस पर कार्बन आ जाता है, यही होता है ना। तो जब आप इसको एक ख़ास टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं ना, तो ये मोनोक्रिस्टलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो डार्क कलर का हो जाता है। इसीलिए जो नेवी ब्लू कलर के होते हैं ना ये सोलर सेल, वो अपर लेवल जो है ना उसको इतना वो किया जाता है, ट्रीट किया जाता है कि वो जो है मोनोक्रिस्टलाइज हो जाता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस तरह से उसकी जो नीचे प्लेट लगी होती है ना, वो प्लेट जो है नॉर्मली क्या होती है, वो उसकी बेस प्लेट होती है, नेगेटिव हो जाती है। तो जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये करंट कंडक्टिव बन जाता है। तो करंट कंडक्टिव बनता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होना शुरू हो जाते हैं और इसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये केमिस्ट्री भी समझनी है। तो अगर हम ये समझेंगे जिस लाइन पे हम चल रहे हैं, तो हम अपने सोलर सेल्स पाकिस्तान में बना सकेंगे। अच्छा, लेकिन उसकी वो नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि हम वो नॉलेज गेन कर रहे हैं। डॉक्टर रज़ा, गुलाम रज़ा, वो बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजीज़ में उन्होंने PhD किया है, डबल PhD किया है, तो वो मटेरियल साइंसेस के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं। औज भी यही कर रहा है, औज इस वक्त डॉट क्वांटम पे काम कर रहा है और गुलाम रज़ा जो है अपना अली मुस्तफ़ा जो है वो कर रहा है और मैं फिर इसकी कंप्लीट ओवरऑल मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज़ों को कर रहा हूँ और मैं तुम लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूँ फ्यूचर में काम करने के लिए। वो लोग अपने अपने कामों में लगे, तो हम वो सब कुछ करेंगे। तो वो जो मैं चिप बता रहा था ना जिसमें शीशा लगा होता था, वो क्या करता था, उसके अंदर उसी तरह का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो जो चार्ज हम कैपेसिटर के तौर पे दे के मेमोरी को एक्टिवेट कराते थे, वो वहाँ पे किस चीज़ पे एक्टिवेट हो रही है? वो वहाँ पे एक्टिवेट हो रही है लाइट के ज़रिए से। यानी बिल्कुल ऐसे समझो जैसे छोटा सा एक सोलर सेल लगा हुआ है, उस पर रोशनी पड़ी, वो चार्ज हो गया, अब वो 1 बन गया वो, ठीक है। यानी उसका जो वोल्टेज जो होते हैं ना 10, चिप के अंदर के जो वोल्टेज होते हैं 10 पता है कितने होते हैं? कभी भी ये मत समझना कि कोई वो जो है ना 4 या 5 वोल्ट होते हैं। 4-5 वोल्ट तो हम देते हैं चलाने के लिए, वो 1 वोल्ट से भी कम होते हैं। यानी माइक्रो वोल्ट्स के अंदर डिफरेंस होता है उसके अंदर।
ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि 1 वोल्ट या 2 वोल्ट या 5 वोल्ट या 10 वोल्ट रखा जाएगा, यानी सब 1 वोल्ट होते हैं, यानी 1 वोल्ट से भी कम होता है उसका चार्ज। लेकिन क्योंकि कंपैरेटर्स लगे होते हैं तो हम रीड कर सकते हैं कि ये 1 से ज़्यादा है या ग्राउंड है, ग्राउंड से डिफरेंस दे लेते हैं उसको। तो ये जो चीज़ है ना, तो वो चार्ज इस तरह से रोशनी के ज़रिए, समझो छोटे 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 बहुत सारे सोलर सेल लगे हैं अंदर, वो चार्ज हो रहे हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो चार्ज हो रहे हैं, उससे सब बंद हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जहाँ प्रोग्रामिंग करनी होती है, जिसको हमने 0 बनाना होता है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, वो डिस्चार्ज होगी जगह हो गया। जब दोबारा उसको इरेज करना हो तो फिर सूरज की रोशनी में या यूवी में रखो, वो सब बंद हो जाएगा दोबारा। तो हर जगह के ऊपर 1 लिखा जाता है, उसको डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो बूट लोडर का जो क्वेश्चन था तुम्हारा फर्मवेयर का, वो बूट लोडर बेसिकली इसी तरह से काम करता है कि उसके अंदर एक प्रोग्राम जो कि सिर्फ चंद लाइनों का होता है। बूट लोडर मैंने अपने भी लिखे हुए, मैं तकरीबन हर सॉफ्टवेयर का बूट लोडर बना लेता हूँ, क्योंकि वो फिर मुझे एक सिक्योरिटी और देता है, वो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। बूट लोडर आपने लिखा हो ना, तो जब कोई शख्स उसको कॉपी करने जाते हैं ना सॉफ्टवेयर को, तो उसको वो कोड नहीं मिलता जो आपने अंदर छोड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है कि प्रोग्राम कॉपी हो जाता है, लेकिन वो एक तरह का सिक्योरिटी लॉक बन जाता है। एक तो आप प्रोग्राम रीड कर नहीं सकते, इरेज कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते, ये तो लॉकिंग होती है उसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बूट लोडर के ज़रिए से आप फ्यूचर की सारी लाइनों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसको आप इरेज भी नहीं कर सकते। हमारा लेवल क्या होगा, ये हम प्रोडक्शन लाइन तुम लोगों की इसलिए ले रहे हैं कि तुम लोगों को असेंबली लाइन से वाकिफ हो जाओ और उस पर मेरी कॉस्ट ना है। क्या मतलब, क्या मतलब इस बात का भाई, कि तुम लोग असेंबली हाई प्रोडक्शन लेवल असेंबली पे चले जाओ, क्योंकि ये तुमने बहुत फास्ट बनाने, ये पिक एंड प्लेस मशीनों पर बनेंगी, ये इंफ्रारेड सोल्डरिंग पे जाएगा, इसके अंदर पेस्ट डिपोजिशन ऑटोमेटिक होगी, और उसके बाद फिर सिर्फ आपने टेस्टिंग करके इनको निकालना है, ठीक। अच्छा, तो मेरी कॉस्ट क्यों नहीं आएगी, मैं तो बताता हूँ, इसलिए नहीं आएगी कि अगर मैं तुमको अभी सिखाऊं पहले, यानी तुमसे काम लूँ मैंने मैं उन बोर्ड्स के ऊपर जिसमें कि OTP चलने हैं, और वो तुम गलत कर दो तो मैं तो लॉस में चला जाऊंगा। यहाँ पर ये बनेंगे और बिकना शुरू हो जाएंगे, तो इनके बिकने से जो आप लोगों की जो कॉस्ट है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी तो ठीक है, तुम लोग ये कोर्स कर रहे हो, तुम इसके मुझे पैसे पे कर रहे हो, ठीक है, मगर अल्टीमेटली तो काम करना है ना। ये सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि बस ये ख़त्म करके आपको फारिग कर दिया, भाई तुमने से यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, उससे डिग्री ली, अब जाओ खुद नौकरी तलाश करो। नहीं, मुझे तो अपने लिए बंदे तैयार करने ना। तो फिर क्या होगा कि ये जो चीज़ बिक रही होगी ना बन के, इससे वो फंड्स आ रहे होंगे जिससे मैं तुम लोगों को कंटिन्यूसली कंटेन कर सकता हूँ, प्लस नई चीज़ें डेवलप करवा सकता हूँ। तो फिर हम ये आपके पास रनिंग के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, जब फर्मवेयर वगैरह मुकम्मल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी, तो आपकी ये प्रोडक्शन लाइन चलेगी। तो इस प्रोडक्शन लाइन को फिर हम लेके आगे चलते चले जाएंगे। तो ये बन चुका है, पहला बोर्ड बन चुका है, इस्लामाबाद में मैं उन लोगों को ये काम दे चुका हूँ, इसकी कॉस्टिंग वगैरह हो रही है। मैं अभी तुम लोगों को ना असाइनमेंट देना शुरू कर दूंगा, जो असाइनमेंट तुमने लेनी है उनके अंदर यानी जो भी चीज़ें, तो हम नेक्स्ट उसमें LTM को कवर करके रख देते हैं। फिर जो बाहर के काम आने वो आप LTM पे करें, और जो लोकल काम करने वो आप इस पे करें, किस पे, ये जो है अपना प्रोटेस पे कर लें। या अगर LTM को आपको एक चीज़ करनी ही है और इंटरनेशनली भी वो चल रही, तो आप उसको LTM पे रखें। तो हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो मेरे ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, और समझने के लिए फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर LTM को हम प्रैक्टिस करके जल्दी से फिनिश करते हैं। मैं वो लिंक भेज देता हूँ, और फिर उसकी प्रोग्राम फाइल जो उसका लाइसेंस फाइल है वो मैं तुम लोगों को दे दूंगा। तो उससे ये होगा कि तुम लोग अपना ये काम जो है ना इसको LTM को फिनिश कर लो, और ये जो प्रोडक्शन लाइन है ना इसकी सारी डिटेल्स वगैरह सब मैं तुम लोगों को फिर उसके बाद दे दूंगा सारी की सारी। ये बना हुआ सब कुछ रेडी है, और ये यहाँ पे हमने सिर्फ अपना विंसन का नाम लिखना है, क्योंकि विंसन के नाम से बनेगी, और फिर ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब तुम लोगों के पास काम आएगा तो मैं तुम लोगों को अभी से एक हिंट दे देता हूँ, हमारी ई-फैन आ रहा है। मैंने, अगर तुम लोग जाओगे ना यूट्यूब पे, तो विंसन AL के अंदर ई-फैन मौजूद है, जो मैंने बनाया था 2010 में, मैंने डेमोस्ट्रेशन दी थी। बस एक क्लास को अभी ख़त्म करते हैं थोड़ी सी देर में, ये एक बात बता दूं खाली, उसके बाद फिर हम इसको क्लास को वाइंड अप कर लेंगे। 2010 में हमने एक रिसर्च कंडक्ट करवाई थी। पाकिस्तान के अंदर बिजली का क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और उस वक्त बिजली चोरी वोरी भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो लोगों को इतनी परवाह नहीं होती थी।
क्योंकि हर दूसरे शख्स ने अपने घरों में कुंडे लगाए हुए थे, खुद दबा के एसी भी चलाते थे, सब कुछ करते थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनको उन्होंने कवर करना शुरू किया उसको, और फिर जो है वो चीज़ें आगे बढ़ी। तो उस वक़्त जो मैंने कंडक्ट की थी रिसर्च, वो ये की थी कि किसी भी उसमें सबसे ज़्यादा बिजली का बिल, किसी भी एक हाउस होल्ड के लिए सबसे ज़्यादा बिजली का बिल किस चीज़ में आता है? तो तुम लोग सुन के हैरान हो जाओगे। जब मैं किसी से पूछता हूँ ना, मैंने आस्क्ड समबडी कि व्हाट इज़ द बेस कंट्रीब्यूटर, व्हाट इज़ द बेसिक कंट्रीब्यूटर ऑफ एनी इलेक्ट्रिक पावर, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक पावर की, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसकी बेस कंट्रीब्यूटर कौन है? तो 90% लोग कहते हैं फ्रिज, कोई कहता है पानी की मोटर, कोई कहता है एसी। तो एसी वगैरह को हटा दो, एक कॉमन हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कॉमन, क्योंकि हमारा जो आदमी एसी लगा रहा है या जो आदमी इस तरह के काम कर रहा है वो तो अफोर्ड कर सकता है, तो चलो रिच आदमी है। लेकिन यहाँ तो ये ना कि जो बिल्कुल ही जो लोग नॉर्मल उसमें हैं और वो मिडिल क्लास के हैं, तो वो एसी, हमारे यहाँ वो कहते हैं कि जी वो हमारा एक स्टूडेंट मेरे पास लड़का काम करता है बदर, मैंने उससे एक दिन पूछा, कहने सर हमारे यहाँ जिस दिन एसी चलता है ना, तो उस दिन हमारे यहाँ हमारे ड्राइंग रूम जो है ना वो मौलवी मुसाफिर खाना बन जाता है। क्या मतलब? कहने सर वो होता ही है कि अब्बा कहते हैं एसी चला रहा हूँ, तो सब पूरी अम्मी, बहन, मैं, बीवी, मेरी बच्चा, हम सब, और मेरे भाई की बीवी, उसका बच्चा, हम सब आकर ड्राइंग रूम में सोते हैं उस दिन, क्योंकि वो एसी चलता है। तो जब पापा एसी बंद करते हैं सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो क्यों? इसलिए कि बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते बिजली का बिल, तो लिमिटेड टाइम के लिए चलाते हैं जब गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद होती है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम उन लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट डेवलप करें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अगर आपने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोडक्ट बनाई तो आप रिचेस्ट आदमी हो जाएंगे, क्योंकि आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, और यही टारगेट होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का टारगेट यही होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा अपने दिल दिमाग हर जगह इसको बिठा लो। वो क्या है? वो ये है कि आप जैसे अब आप ये काम करें ना, आप इस चीज़ को बिठा लें, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम दुनिया में, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट डेवलप करना है। लोअर क्लास के लिए सबसे आसान है, हायर क्लास के लिए बिल्कुल आसान है। अच्छा जी, लोअर क्लास के लिए बस सस्ते से सस्ता बना दो, जितना सस्ता बना सकते हो वो बिक जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल सस्ता है। क्वालिटी का उसने कुछ नहीं देखना, उसने काम चलाना है किसी तरह से, तो वो सस्ता, वो एक एक रुपए की कमी के पीछे जाएगा। अच्छा, अपर क्लास के लिए क्या है? बेहतरीन क्वालिटी प्रोड्यूस कर दो, वो ले लेगा, उसको प्राइस की प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने तुम्हें बताया, अब वो कंप्यूटर का स्टैंड मैं तुम्हें दिखाऊं, सिंपल सा एक फ्रेम है जो कि बेंड हुआ हुआ है, एल्युमिनियम का, कोटिंग बड़ी प्यारी हुई हुई है, उसके अंदर उसने वो मखमल के जो ना उसने पैचेस उसको लगाए हुए खूबसूरत से, जहाँ से उसको पकड़ा जाता है, और एक हाई क्लास हाई प्रोडक्ट 30 पाउंड का बेच रहा है वो। सिर्फ आर्ट ऑफ सेलिंग अच्छी है और वो करके उसको बेच रहा है। 30 पाउंड दे आर सेलिंग फॉर 6000 विच इज कॉस्टिंग ओनली 600 रुपीज। अच्छा, तो वो आपने एक बुर्जुआ क्लास जिसे कहते हैं, रिच क्लास के लिए बना दिया, तो वो बिक जाएगा हर हाल में, क्योंकि उनको पसंद आ गया, ले लेंगे। उनको पसंद आ गया तो वो जिसकी कीमत 1 रुपए, वो 100 रुपए में, क्या 500 रुपए, 1000 रुपए में ले लेंगे। तो उनके लिए भी मसला नहीं, उनके लिए आप नई खूबसूरत अच्छी क्वालिटी की बनाए। अब आप आ जाए पीछे, मिडिल क्लास, ये सबसे ज़्यादा इनके लिए मुश्किल क्यों है? इनको नॉलेज भी होती है, ठीक है, क्वालिटी की समझ भी होती है, और साले प्राइस कॉन्शियस भी होते हैं। इस क्लास के लिए प्रोडक्ट बनाना सबसे मुश्किल है। क्यों? इस क्लास को क्वालिटी की समझ है, चीज़ की समझ है, लेकिन पैसे नहीं इनके पास, तो इनको सस्ते में अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है। तो इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस समथिंग फॉर मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास के ना चोंचले कि भाई एसी भी चलना है, सब कुछ होना है, तो हमने बनाया ई फैन। ई फैन क्या था? ई फैन बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फैन था, जो कि आम पंखे को कन्वर्ट किया गया था और 15-16 वाट के ऊपर चलता था। आम पंखा 100 वाट पे चलता है। एक घर में 4 पंखे चलते हैं ना, तो बिजली का बिल आता है 8 से 10 हज़ार रुपये इस वक्त जो आ रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर आप देखें, लाइट गई होगी, गर्मी के दिन होंगे, यानी आप लाइट बंद करके बैठ सकते हैं गर्मी के दिन में, लेकिन पंखा बंद करके नहीं बैठ सकते कमरे में। तो आपने पंखा हर हाल में चलाना है। जब आप पंखा हर हाल में चलाएंगे तो समझो 4 कमरे चल रहे हैं, तो 400 वाट तो आपका खर्च हो रहा है बिजली का, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। सेकंड, ये जो है इंडक्टर मोटर होती हैं, इंडक्शन मोटर्स होती हैं। तो इंडक्शन मोटर जो है वो आपके पास एक और फिनोमेना है जिसको इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और वो ये होता है कि फेस शिफ्ट कर जाता है। वो फेस शिफ्ट कर जाता है तो
कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। जहाँ भी बड़ी इंडस्ट्रियल मोटर लगेगी ना, तो आप एक कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, वो आप उसका एक पर्टिकुलर नाम है, पीएफ कहलाता है वो, तो उसे पीएफ फैक्टर कहलाता है। पीएफ फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो साइकिल आ रही है, अगर वो साइकिल आ रही है यहाँ पीक, और उस वक्त जब आपने पंखा स्टार्ट किया तो वो पीक पे नहीं था, वो नीचे था, तो अब दोनों के फेज आउट हो रहे हैं, तो हल्का सा फेज आउट होता है, तो उससे बड़ी मोटरें तो ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, पंखे कम करते हैं, मगर वो एबनॉर्मल रीडिंग्स में आ जाता है। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर कोई इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं लगा कि फेज के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए वो, कि वो फेज के ऊपर चले, क्योंकि इससे तो कंटिन्यूस नहीं चलना है, होता ही एसी फैन ही। अच्छा, तो ये हमने जब लगाया तो 400 वॉट कंटिन्यूस चल रहा है। अब आप समझिए एक तरह से कि अगर आपके घर में कोई एक बल्ब लगा हुआ हो जो 500 वॉट का हो, तो आके अब्बा फौरन कहते हैं बंद करो यार, इतनी महंगी लाइट जले। वो बेचारे, उनको पता ही नहीं, घर में 4 पंखे चल रहे हैं, 400-500 वाट तो वो भी दे रहे हैं। तो हमने जब इसको एनालाइज किया तो हमने ये देखा कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान, सिर्फ कराची के अंदर ई फैन लगवा दें तो गवर्नमेंट की कई मेगावाट की बिजली की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और वो जो कि इंडस्ट्रियल उसमें जा सकती है। ये बात लोगों को पसंद नहीं आती, इसमें साहिब इक़्तिदार लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए कि वो बिजली के बिलों को रिड्यूस नहीं करना चाहते। इसीलिए अगर आप अपने घर में जनरेटर लगाते हैं तो आपसे इतनी पूछगछ नहीं होती, क्योंकि आप उसको लिमिटेड टाइम के लिए चला रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल उसमें जब जनरेटर लगाएं उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, जो अथॉरिटी वो लाइसेंस देती है, क्योंकि वो कहती है आप हमें पे करें ताकि हमारे काम चले और हम लोगों को सर्विस पे करें। मगर अब इस वक्त कंडीशन ये कि लोगों के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी इनकम से कहीं ज़्यादा उनके बिल आ रहे हैं, तो अब ये राइट टाइम है कि हम ई फैन को लॉन्च कर दें। ई फैन क्या है और कैसे बनेगा, और ई फैन का पेटेंट मैं अपने पास मैंने लिख लिया, डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, मैं यूके में डाल रहा हूँ, यूएस में भी डाल रहा हूँ। प्री पेटेंट कहलाता है वो। प्री पेटेंट आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं और डॉक्यूमेंटेशन होती है, और हाइपोथेसिस जो भी आप लिखते हैं उसमें वो करके दे रहे हैं। उसके अंदर क्या है कि एक पंखा ऐसा बन रहा है जो कि ऑड और इवन नंबर्स की मैचिंग पे चलता है। ऑड और इवन नंबर की मैचिंग में अंदर क्या होता है कि अगर मैग्नेट्स 4 हैं तो कॉइल 5 होंगी, जब मैग्नेट 5 हैं तो कॉइल 4 होंगी हमेशा। तो फिर डिसबैलेंस हो जाती है एक चीज़, तो डिसबैलेंस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को करेक्ट करने के चक्कर में पड़ जाती है और उससे मोमेंटम जनरेट हो जाता है। ठीक है, पुश चाहिए होता है, मगर फिर वो कंटिन्यूसली चलता चला जाता है। उसके अंदर हम बैटरी भी लगा रहे हैं, और बैटरी जो है उसका BMS बनेगा, जो तुम्ही लोगों से बनवाऊंगा। BMS बनेगा, BMS के ज़रिए से क्या होगा कि वो ड्राइवर बनेगा, और वो यूनी डायरेक्शनल ड्राइवर है, तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारी सस्ती आईसीज मौजूद है, क्योंकि बहुत लो कॉस्ट में बनाना है ताकि लोगों को सहूलत दी जा सके। तो उसके अंदर लाइट भी लगी होगी, और वो लाइट भी आप खुद ही बनाएंगे अपनी पूरी की पूरी। तो वो जो फ़ैन बनेगा, फ़ैन की प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी, और मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं 10 लाख फ़ैन यानी 1 मिलियन फ़ैन बेच सकता हूँ ईजीली अगर आपने सही से, क्योंकि वो 4 घंटे 3 से 4 घंटे बगैर इलेक्ट्रिसिटी के लाइट और पंखा दोनों चलेगा, और 360 RPM का फ़ैन होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। यानी DC फ़ैन है तो फ्रिक्वेंसी की बात नहीं कर रहा, मगर वो जो चार्जिंग साइकिल है ना उसके अंदर वो 340 से 360 RPM पे है। ठीक है, वो खुद ही अपने आप को सेल्फ चार्जिंग भी करेगा। तो ये मेरी नई अपनी इनोवेशन भी है, इन्वेंशन को इसको इसलिए कि ये नए मेथड के ज़रिए से एक इम्बैलेंस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की गई है, जिसके रिजल्टेंट इफेक्ट जो है वो मोमेंटम जनरेट कर रहा है। ये हम अपना करने जा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिस विच वी विल बी डूइंग, और ये हम फौरी तौर पे शुरू कर रहे हैं। एज इफ ऑफ यस्टरडे इट वाज रिक्वायर्ड, मगर मेरे पास यहाँ काम है, कुछ CNC मशीनें मेरी जानी है यूएस। मेरा यूएस के अंदर नया जो ह्यूस्टन में ऑफिस बन रहा है वो शुरू होने जा रहा है, तो हमें उससे पहले प्रोडक्ट्स भेजनी है, वरना ओवरहेड शुरू हो जाएंगे और जेब से पैसे जाने लगेंगे। तो हमें उसको कवर करना है, तो वो प्रोडक्ट्स मैं भेज दूँ 2 दिन के अंदर, फिर मैं लग जाऊँगा इस काम के ऊपर, और ये पूरी की पूरी चीज़ें आप लोगों ने डिज़ाइन करनी है। ठीक है, एनी क्वेश्चन आंसर्स, तो फिर उसके बाद क्लास को बंद करें। सर एक और क्वेश्चन था रिगार्डिंग ये जो आर्डिनो थी, आपने बताया था कि वो तकी को आपने प्रोजेक्ट्स दिए थे, मगर सर इसमें एक मसला ये नहीं आ जाएगा जब हम eBay पे इसको सेल करेंगे कि एक तो कंपेटिटर्स होंगे, दूसरा कंपेटिटर्स नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपनीज एक ही कब इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं। साथ साथ सर इसका ये लाइसेंस का मसला नहीं आ जाएगा कि अगर कोई कंपनी या हमें कोई क्लेम कर ले कि हमारा प्रोडक्ट
इस तरह का कोई मतलब लाइसेंसिंग का कोई मसला तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि जब ईबे पे सेल करेंगे तो वो एक इंटरनेशनल फोरम है, तो वहाँ पे कोई मसला ना आ जाए ऐसे प्रोडक्ट मतलब हाई लेवल फोरम पे बेचने का? हाँ नहीं, तो कोई नहीं मसला, ये आर्डिनो ओपन सोर्स है, ठीक है, और ये डेवलपमेंट बोर्ड है। आप सेम जो आर्डिनो की अपनी लाइब्रेरीज हैं वो सारी ओपन सोर्स कहलाती है, ओपन लाइसेंसिंग है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। अच्छा, अब रह गया आर्डिनो बोर्ड, आपने यूएनओ नाम लिखें या ना लिखें वो ये, तो आप उसमें चेंजिंग कर लें थोड़ी सी, तो मैंने इसमें चेंज जो है अपनी तौर पर करवा दी है कुछ चीज़ों को, और वो जो है इसकी मेन डिज़ाइन फिलोसफी के अंदर थोड़ी सी चेंज है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं, और बाकी पूरी दुनिया सेल कर रही है, चाइना भी सेल कर रहा है, सभी सेल कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आर्डिनो बोर्ड जो है, आर्डिनो जो है वो ओपन सोर्स है, ये कंपनी चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें, डेवलपमेंट करें और इस चीज़ की तरफ जाएँ, ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, इसके किसी भी सेंसर में भी कोई इशू नहीं आएगा, और सब जेनरिक है। जो चीज़ें लाइसेंस्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें वो अलग हैं, तो उनको फिर हम नहीं टच करेंगे, मगर अभी जो तुम लोगों के पास प्रोजेक्ट करने के लिए हैं उसमें पावर सप्लाई है, बैटरी चार्जर्स हैं, उसके अंदर एलसीडी डिस्प्लेज हैं, और वंस इट इज़ गोइंग थ्रू, और ये सबसे ईजीएस्ट प्रोजेक्ट इसलिए कि इसकी सेल अवेलेबल है, इसकी मार्केटिंग, स्मार्ट मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें डिजिटल, और फिर हम तो अपनी पूरी एक वेबसाइट हमारी आ रही है विनबेक यूके, तो वो उस पर भी हम सेल करेंगे, तो हम वर्ल्ड वाइड इसको सेल करेंगे, इसमें कोई इशूज़ नहीं है, ठीक। एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीबॉडी? ठीक सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है फिर, तो लेट्स फिनिश दिस। मैं इसकी जो है वो इसको भी स्टॉप करता हूँ, रिकॉर्डिंग को भी मैं स्टॉप करता हूँ।